गुड मॉर्निंग क्लास। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोग तक? यस बोल देंगे अगर पहुंच रही है तो। चलिए यस, आते हैं हम लोग। आप इससे पहले के क्लास में आपको म्यूनिसिपैलिटीज़ तक पढ़ाए थे। म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिका तक पढ़ा दिए थे। हाँ, काफ़ी लंबा गैप हो गया था क्लास में। आवाज़ जा रही है ना? चलिए, हमने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? पंचायत तक पढ़ा दिए थे। पंचायत के आगे नगर पालिका भी पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे? कितने लोग को याद है भाई? चलिए देखते हैं कितने लोग को याद है। भाग 9, पंचायत। पंचायत वही अगर भाग करेंगे, भाग 9 का क तो नगर पालिका। नगर पालिका इंग्लिश वाला क्या कहेगा? म्यूनिसिपैलिटीज। इसका क्या था भाई? अनुच्छेद आर्टिकल 243 क से लेकर औड़ा तक। इसमें भी भैया 243 में थे सब, लेकिन इसमें कहाँ से था? पी से लेके आगे तक था। यहाँ पर सब 243 का क ख ग घ में पूछेगा, ये याद रखने की जरूरत नहीं है क ख ग में कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। इसकी बात बताइए तो पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय। इसे कितने दिए गए? 18 विषय। इसे संवैधानिक मान्यता मिली 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993। इसको मिला भी तो भैया 74वां संविधान संशोधन द्वारा। इसकी चर्चा किस अनुसूची में है? अनुसूची संख्या 11 है इसकी चर्चा। अनुसूची बता दिए थे ना यहाँ तक? किसी को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम था? भाई साहब, हमने पीडीएफ का बाप तैयार किया है। पीडीएफ का बाप, बाबूजी पीडीएफ का। आपको दिखा देते हैं। कह रहा है कि भाई ब्लेजर में तो अच्छे लग रहे हैं हम। खराब कब थे बकलो? ई देखो, पढ़ो, इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ो। NCERT। उल्टा दिख रहा है क्या कैमरा में? सीधा दिखता है कि नहीं दिखता है जी? कैमरा में देख लेते हैं। हाँ, सीधा तो दिखता है। आप लोग के लिए 3000 से ज्यादा क्वेश्चन बना दिए और सारे के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। देखो कितने नंबर पे चल रहे हैं? स्थानीय स्वशासन पे चल रहे हैं। 12 नंबर पे ना स्थानीय स्वशासन। इस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन है। हम एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछ के आपसे देख लेते हैं कितना बता सकते हैं आप लोग। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया? तो बच्चा का क्वेश्चन है। आप भाई देखो, इसमें टोटल जो है ना, इसमें इतनी किताबें हमने दे दिया है। ये कितनी की बुक होगी आपको आइडिया लगता है? ये खूब से खूब होगी आपकी तो कितना बता दें हम आपको। मान के चलिए इसको 40-50 रुपए की बुक है। और इसमें ना आपको बताते हैं कलेक्टर तक का क्वेश्चन है, यूपीएससी तक का। क्योंकि एनसीईआरटी किताब आपके पास पढ़ने के लिए इतनी टाइमिंग नहीं है, इसलिए आप हमसे थ्योरी पढ़ लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन हम वही वही उठा के डाले हैं जो केवल और केवल एनसीईआरटी से रेज्ड है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। अब बात समझिए ध्यान से। जहां किताब लिखी छपती है, मशीन मेरा नहीं, हम छपवाते हैं, छपवाने का जो कॉस्टिंग आता है वो सब ठीक। उस सब लोग के साथ हम मंडे के दिन यहाँ डिस्कस कर लिए थे इसके प्राइसिंग कम के लिए। और उसको वो वहां गया करा कि सर हम आपकी बुक तो डिस्पैच कर दी है, लेकिन हम कोरोना पॉजिटिव हो गए। अरे यार, सोचा कोरोना पॉजिटिव हो गया, 2 दिन तुम हमारे साथ सोया था, हमारे यहाँ मेरे घर पे रुका था। सोचा तू तो हम कोरोना पॉजिटिव हो गया तो हम क्या बचे होंगे? हमको डर लग गया यार, तो हम चले गए कोरोना जांच कराने। अब आपको पता है कोरोना जांच करने में बड़ी मुश्किल होता है, 2 दिन 3 दिन लग जाता है रिजल्ट आने में। और जब तक नहीं आता है तब तक हम स्टूडियो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के स्टाफ वगैरह का जान खतरे में हो जाएगा। मान के चलो हमारी इम्यूनिटी ठीक है, कहीं हम बच गए दूसरे को हो गया। तो ये जो क्लास थे इसके बीच में कोरोना जांच वगैरह को लेकर थोड़ा सा
समझे? अब निगेटिव है फाइनली। तो इस समय में भी हमने आप लोग के लिए अच्छा ही सोचा। वो अलग बात है कि आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं तो आपको लग रहा है नहीं सर, खान सर 3 दिन का छुट्टी मार दिए, 4 दिन का। लेकिन आप देखिए यार, ये 3 दिन में भी हम कोरोना जांच के लिए थे और आपके लिए बुक फाइनल कर दी। आपको कौन बताए भैया, आप इतना मेहनत से खोजना पड़ता है, क्वेश्चन को एराइज करना पड़ता है, 3000 क्वेश्चन बना देना, चैप्टर वाइज बनाना, एनसीईआरटी से उठा के बना देना, इतना करके। अब इसके पेज गिनोगे तो आपको 144 पेज, 144 पेज, बहुत सस्ती किताब है। अब हम इसका प्राइस मतलब अभी हमको कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम पूछ लेंगे भैया कितने का इसमें लागत आया, वही आप दे दीजिएगा। समझ में आ गया? भाई मार्केट में आ गई है, एक लॉट राजस्थान में खत्म हो गया। राजस्थान गुड़गांव तक में फर्स्ट लॉट खत्म हो गया। देखो भाई, आपको कुछ नहीं करना है, जितना पॉलिटी पढ़ा है ना, एक साइड में तुम पीडीएफ रखना, एक साइड में इसको रखना और धड़ाधड़ बना देना। और आपको विश्वास ना होगा ना, तो आप अभी भी जितना पढ़ा दिए उतना तुम जाके किसी भी एग्जाम में जाके देख लो। अब फंस जाता है तो आके हमसे शिकायत करो। हम यार मजबूर समझो, हमारी भी मजबूरी यार। जिस व्यक्ति के साथ 2 दिन से जो आदमी रह रहा है और पता चला वो कोरोना को लेके एडमिट है, आपको कैसा लगेगा? फिर हम किसी के साथ आएंगे जाएंगे तो उसको भी तो हो जाएगा। हम अपनी ड्राइवर को भी जान खतरा में नहीं न डालेंगे। तो हम गए, जब डॉक्टर बोल दिया नहीं निगेटिव है तो क्लास आ गए, और आज के बाद एक भी क्लास मिस्टेक नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? किसी को कोई दिक्कत है? इतना जल्दी कैसे तैयार कर दिए? अरे ये बेवकूफ कहेंगे, 3 दिन में बुक तैयार थोड़ी हुआ यार, लिख तो बहुत दिन से रहे थे। जब छपने के लिए जाती है वो 3 दिन लग गया। 3 दिन में यहाँ पर, और भी फुल फुल कलर्ड में लेके आए हैं आप लोग को कि बाबू साहब का आधा मेरा स्टूडेंट तो मोतियाबिंद का मरीज होता है। देखो यहाँ एंग्लो इंडियन क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, लेटेस्ट एकदम यहाँ पर है। एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ हम फोटो वोटो सब दिए अपना, देखो सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर चीज जाके रखें, पढ़ लियो। और बात पूछता है कि सर क्वेश्चन कहीं नहीं देते? रे बकलोलवा, 3000 क्वेश्चन दे दिए, आप कितना क्वेश्चन देंगे? अच्छा जरा सोचो, हम तुम्हें 3000 क्वेश्चन का अगर पीडीएफ दे देते हैं तो उसको तुम छपवाओगे तो 100 रुपया लगेगा। ये तुमको 40-50 रुपये की किताब मिल जाती है। ये हमेशा सुरक्षित रहेगा। पीडीएफ सही है या किताब, अब तुम जो बोले यार। अगर हम ये 144 पेज तुमको पीडीएफ दे देते हैं तो 1 रुपया भी अगर लेता है निकालने का तो कितना रुपया लगेगा? 144 रुपया। तो ये आप लोग के लिए ठीक है। अरे लोन नहीं चाहिए हमको। कितने लाख का? अरे नहीं चाहिए लोन, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू अपना समय देने के लिए, मेरा समय खराब करने के लिए। गुड बाय। सजाई लोन देगा हमको, यहाँ पे जितना लोन देगा उतना किताब बेच के हम सेना को दे दिए, और उसका आपके लिए एक वीडियो बना देंगे सेना के साथ, खाना वाना खाओ के साथ में। वो लोग ने टाइम दिया कि इतने दिन आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है यार, आप लोग का पैसा सेना को जाने वाला है। ठीक है, आधा सेना को आधा अनाथ आश्रम को। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक में बता दिए थे बकलोल सबको। पंचायत कितने स्तर का था आप बताओ? अब क्वेश्चन बताओ, पंचायत कितने स्तर का था? इंग्लिश में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी 3 स्तर पे। अब म्यूनिसिपैलिटीज यानी ये नगर पालिका कितने स्तर पे थी? ये कितने स्तर पे थी? ये भी 3 स्तर पे। किस अंग्रेज वायसराय को स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत का जनक कहा जाता है? रिपन को। किसे? रिपन को। वेरी गुड। देखिए ये इन दोनों का मेन मतलब है विकेंद्रण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये किससे काम करते हैं? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, खुद से शासन करते हैं, स्वशासन। यानी ये कैसे गवर्नमेंट है? लोकल गवर्नमेंट है। ये वहीं के लोग द्वारा बनाया गया है। ये दोनों में कॉमन होता है, चिल्ला चिल्ला के गड़ा फाड़ लिए हैं अपना। अब आगे बताते हैं। भाग संख्या 9 का ख।
9 का ख, ये भी अनुच्छेद जो आएगा ना वो 243 के औड़ा ओड़ा तक में आएगा, जेड से शुरू होता है यहाँ पे। इसमें आपको आर्टिकल नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें इक्के में करके 200 सब ससुरा 243 में है, क ख ग घ औड़ा कर 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 सब जोड़ ले है पूरा, इतना भयानक, समझ में आ रहा है। तो ये इसमें है। इसको क्या कहते हैं? सहकारी। सह मतलब साथ में, कारी मतलब काम करने वाला, सहकारी, सहकारी समिति, सहकारी समिति, समझ में आ गया। को मतलब साथ में, ऑपरेटिव, ऑपरेटिव मतलब साथ में हम ऑपरेट करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। कहा गया है कि सरकार हर काम खुद नहीं कर सकती, इससे बेहतर है कि सरकार और जनता दोनों मिलकर कोई काम कर दें, कितना अच्छा रहेगा। तो उसे कहा जाता है कोऑपरेटिव। क्या कहा जाता है? कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव पर सरकार के नियम लगते हैं। अब जनता, सारी जनता से तो लोग मिलेंगे नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, एक बोर्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बोर्ड, लिखने वाला बोर्ड नहीं। जैसे आपका बिहार शिक्षा समिति है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, और जो आप हमारा और आप सबका फेवरेट बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है कि नहीं है। तो एक बोर्ड बना दिया जाता है, बोर्ड मेंबर होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करते हैं। एवरेज में 20 लोगों का एक समूह बना दिया जाता है, और इनसे कहा जाता है कि आप गांव का विकास कैसे होगा इसकी एक सूची बनाइए, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको कंट्रोल करेंगे, आप गांव वालों को कीजिएगा। तो मतलब गांव वालों का काम आप कीजिएगा, आपका काम हम कर देंगे, तो इससे गांव डेवलप हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से बहुत काम होता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, अमूल दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी पे चलता है, सुधा दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, उसमें एक आदमी का पैसा नहीं है, 20-20 लोग का है, कोऑपरेटिव है। 20 लोगों के समूह से कोई अच्छा सा काम करेंगे, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको पता है सुधा दूध, अमूल दूध, ये लोग लाखों लोगों को रोजगार दिया है। गुजरात का आनंद जिला अमूल दूध के लिए बहुत फेमस है, समझ में आया कि नहीं आएगा? एक नंबर है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। आज अगर हम चाहें तो हम भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। हम मान के चलिए एक हम हो जाएंगे, और अपने जैसे मान के चलिए 19 और टीचर्स को जोड़ लेते हैं, तो हम एक हो गए और ये हो गए, टोटल 20 टीचर्स हो जाएंगे। और हम अपना एक रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, एक वकील से मिलेंगे जो डीड यानी वो तैयार कर लेगा कि हमारे लिए क्या क्या नियम कानून रहेंगे। तो एक 20 लोगों का एक समूह हो जाएगा, और हम ये कहेंगे कि जितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक अच्छी शिक्षा को किस तरह से दिया जा सके ताकि वो एक अच्छी शिक्षा ले सके। अब हम 20 लोग क्या करेंगे, उनके लिए कुछ फ्री में लेंगे। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि भैया तुम आधी फीस दो, और सरकार से कहेंगे आधा आप दे दीजिए, तो हमारा भी जीविका चल जाएगा, आधा लड़कों का भी जीविका चल जाएगा। तो इसे कहते हैं कोऑपरेटिव, मिलजुल कर। तो जब सरकार और 20 बोर्ड मेंबर मिलकर कोई सामाजिक भलाई का काम करते हैं तो उसे कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपके शहर में कुछ बैंक भी होंगे जिसका नाम होगा कोऑपरेटिव बैंक। नाम क्या है? कोऑपरेटिव बैंक। पंचायत सचिव का काम क्या होता है? सचिव का, कहीं भी सचिव का काम क्या होता है? एडवाइज करना। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्रेटरी या एडवाइजर का काम कहा जाता है। वो हर चीज को की सलाह वगैरह देते रहता है। आप लोग में से किसी को पता है कोऑपरेटिव? कितने लोग कोऑपरेटिव बैंक देखे हैं? आगे बढ़े, चलिए। हम खुद चाहते हैं एक कोऑपरेटिव बैंक फॉर स्टूडेंट्स बनाना। हम एक बैंक बनाना चाहते हैं जिसका नाम रहेगा कोऑपरेटिव बैंक फॉर स्टूडेंट्स। इसके लिए एक हम हो जाएंगे, और हमें 19 और टीचर्स की जरूरत है। 19 टीचर्स की जरूरत है, यानी हमें लेकर 20 होना चाहिए। ऐसे टीचर्स हों जिसमें इतने लोग हों, और हर टीचर क्या करे, कुछ उसमें से पैसे मिलाए, कुछ क्या करे, पैसे मिलाए। जैसे हम आप लोग से कह देते हैं कि भाई एक काम कीजिए, आप तो अपनी जिंदगी बिता लिए, अब एक काम कीजिए, आप 10-10 रुपए की सहयोग कीजिए। मान के चलिए कि कुछ आप लोग से 10-10 रुपए ले लिए, आप 10 रुपया देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वो पैसे एक बहुत बड़ा आ जाएगा, उसमें से हम कुछ पैसे लगा देंगे। तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपया ऐसे कलेक्ट करके, कुछ आप दिए कुछ हम देके, मान के चलिए हमने 1 करोड़ रुपया लगा दिया। तो हम 1 करोड़ लगाएं और टोटल ऐसे ऐसे 20 टीचर मिल जाएंगे, तो कितने करोड़ रुपए हो जाएंगे? 20 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो मेरे पास टोटल बैंक में कितने करोड़ हो गए?
20 करोड़ रुपए बैंक में हो गए। तो हमने एक बैंक खोल दिया। अब बैंक का नाम क्या रख दिया? कोऑपरेटिव बैंक फॉर स्टूडेंट्स। फॉर स्टूडेंट्स। अब यहां नियम है कि यहां खाता स्टूडेंट्स का ही खुलेगा। इस बैंक की कुल जमा पूंजी कितनी है? 20 करोड़ रुपए। इस 20 करोड़ रुपए पर बराबर बराबर शेयर है कितने लोगों का? 20 टीचर्स का। टीचर्स कितने हैं भैया? 20 टीचर हैं। एक टीचर का शेयर कितना है? 4%। कितना है? 4% है। एक टीचर का शेयर कितना है? 4%। यानी हर टीचर 4% मालिक है। अगर बैंक कोई नियम बनाना चाहती है तो उसके लिए 50% वोट का होना जरूरी है। कितना वोट का होना जरूरी है? 50% वोट का होना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपकी वोटिंग करानी है तो कितना परसेंट? 50%। एगो मान लीजिए, हम मान के चलिए हम कह देते हैं कि स्टूडेंट को पढ़ने के लिए लोन दिया जाना चाहिए, यस, तो हम मेरा अकेले का वोट कितना हो गया? 4% हो गया। अकेले का कितना हो गया? 4% वोट हो गया। अगर मान के चलिए ऐसे ऐसे 10 टीचर्स ने वोट दे दिया, सपोज कि चलिए 10 टीचर, तो 10 टीचर का वोट कितना हो गया? 40। यानी टोटल कितना? 50% वोट का मतलब कितना होता है इसमें? 50% वोट का मतलब 10 टीचर। 50% वोट का मतलब कितना हो गया? 10 टीचर। यानी इस बैंक में जो नियम रहेगा कम से कम 10 टीचर सहमत होनी चाहिए, वो नियम बन जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर ये कोऑपरेटिव बैंक। अब हम इसमें नियम बनाते हैं। इसमें से हर एक स्टूडेंट्स को लोन दिए जाएंगे पढ़ाई के लिए। स्टूडेंट्स को लोन दिए जाएंगे पढ़ाई के लिए, और इस लोन का जो एवज होगा उसे 4 साल के लिए दिया जाएगा। 4 साल के लिए। सपोज कीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने का शौक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बैंक बनाएंगे जिससे उस स्टूडेंट का क्या लिया जाएगा? एग्जाम लिया जाएगा कि जिस चीज़ की वो तैयारी करने जा रहा है क्या उसके लायक है कि नहीं है, उतना कर सकता है कि नहीं। यहाँ तो सबको शौक होता है कि हम IAS बन जाए, और लड़का लाता है घूंच उत, नहीं हो सकता है। तो अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है तो उसे हर महीने के हिसाब से 10,000 रुपये उसको दिया जाएगा, ठीक है। और ये उसे कितने साल तक दिए जाएंगे? 2 साल तक। देखिए ध्यान से, पूरा साल नहीं, 2 साल तक। 2 साल दिया जाएगा। इसके अलावे उसे 4 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा कि 4 साल एक्स्ट्रा के बाद अब उसे 4 साल बाद लौटाना है। 4 साल बाद क्या है? लौटाना है। तो उसने जितना पैसा लिया रहेगा 2 साल में, 1 साल में तो उसे 10,000 के हिसाब से 12 महीने का हो गया। सपोज कीजिए कि टोटल उसने 2 साल में ले लिया 2.5 लाख रुपए। हम अब उसकी जब नौकरी लग गई 4 साल बाद, अब उससे कुछ पैसे बढ़ा के मांगे जाएंगे। सपोज कीजिए कि उसने 2.5 लाख रुपए लिया था, 2.5 लाख रुपए लिया था। अब 6 साल बाद अगर उससे मांग लिया जाता है 3 लाख रुपए, तो क्या कोई गलत मांगे हम लोग? क्योंकि अगर हम 2.5 का 2.5 मांग लेंगे तो हमारा तो 20 करोड़ रुपए है, खत्म हो जाएगा। अब वो व्यक्ति इतना दे सकता है कि नहीं दे सकता? ये बताओ। दे सकता है, आराम से दे सकता है यहाँ पे। तो वो जब नौकरी हो गया तो दे सकता है। तो ऐसे बैंक को हम क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव बैंक। ये किसी खास काम के लिए होंगे। इससे क्या होगा कि और पैसा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक। ऐसे ही आप कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। आगे बढ़े। कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर है? नहीं भाई साहब, हम 1-2 टीचर से बोले भी थे कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो खान साहब कहते हैं कि आपका ब्याह शादी नहीं हुआ है, आप ही सब समाज सेवा किए, हमारे सबको तो पत्नी माथा नोच जाएगी सब की, तो और कोनो काम नहीं है, हम अकेले पड़ गए यार। कोऑपरेटिव बैंक के लिए 20 लोग चाहिए यार। अब 20 लोगों के लिए भी 2-3 चीज़ें होनी चाहिए कि भाई पहला तो वो समाज सेवा में रुचि रखते हो, दूसरा उनकी मेंटेलिटी मैच होनी चाहिए। पता चला 20 गो में से 2 गो भाग गया, कोऑपरेटिव बैंक डूब गया। तो ऐसी कोऑपरेटिव चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम सरकार से सहायता ले सकते हैं। मान के चलिए हमको समझे में नहीं आ रहा है कि बैंक का काम कैसे करना है, तो हम सरकार को कहेंगे, तो सरकार अपने पैसा से मेरे कोऑपरेटिव बैंक को, हमको, मेरे
बाकी बोर्ड मेंबर को ट्रेनिंग देगी कि बैंक कैसे चलाया जाता है, एग्जाम का सिलेबस कैसे तैयार किया जाए। हम सरकार से कह देंगे कि देखिए हम तो इतना समाज की भलाई कर रहे हैं, एक काम कीजिए ना, एग्जाम लड़कवन का आप ले लीजिए, तो वो हेल्प कर देगी, तो सरकार हमें हेल्प करेगी, हम उसका कर देंगे। कितना अच्छा है कोऑपरेटिव से, तो सरकार भी इससे पैसे मिलते हैं। तो हमको अगर मान लीजिए कभी पैसा घटा तो सरकार भी दे देती है हमको कि देख भैया तुम्हारा बैंक डूबने वाला है, लड़का सब तो है, अभी 4 साल पढ़ेगा तब ना लौट आएगा, शुरुआत का 6 साल तो 1 रुपया नहीं आएगा, तो शुरुआत के 6 साल तक गवर्नमेंट हमें क्रेडिट लोन दे सकती है, फिर स्टूडेंट लौटाएगा तो हम सरकार का लौटा देंगे, लेके भाग गया तो सोच रहा हमारा बैंक डूब जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह कहाँ पे है? 19 के ख में, 9 के ख में देखो, खाली गोटे 9 रहेगा, खड़े 9 रहेगा तो पंचायत, वो 9 में क जोड़ा तो नगर पंचायत, और ख जोड़ दिया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसी सोसाइटी के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी सोसाइटी वगैरह बना दी जाती है। इसमें किसी को दिक्कत तो बोलिए। विजय माल्या का घर नीलाम हो जाएगा। अमेजन पे दोनों बुक 200 में मिल रहा है, 205 में मिल रहा है। अमेजोन वाला ससुरा कमाता है सब अपने यार। अमेजोन पर ये बुक 72 रुपये में मिल रही है, 72 में मिल रही है। ऐसे एगो हिस्ट्री का भी आ गया है। पॉलिटी का बैच है तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा, पॉलिटी वाला। नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा, तो हल्ला मत कीजिएगा यहाँ पे। इसको सबसे ज़्यादा पता है कहाँ के लड़कों ने खरीदा है? दिल्ली मुखर्जी नगर में। जितने आईएएस की तैयारी करते थे सब जाके वहाँ पे लूट लिया, वहाँ मुखर्जी नगर वाला। कि जो एक के किताबिया में हर चीज़ें, हम आईएएस वालों को क्या कहा जाता है? बाबू आईएएस बनना है, पीसीएस निकालना है, एनसीईआरटी पढ़ लो। पढ़ लिया है, घंटा कौन क्वेश्चन आएगा पता नहीं है, में 3000 क्वेश्चन केवल पॉलिटी का चैप्टर वाइज। अब कौन चीज पूछना है उसको, धड़ाधड़ उधर एनसीईआरटी पढ़ लिया, इधर ई बना लिया, मस्त हो गया, वही लेके चल गया सब। तो तू लोग झाल बजाना लो, खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़े, भाग 10 में बढ़े। हाँ ना बोलो लोग, बढ़े 10। अरे 22 को भाग में से अभी 10 पे अटक गई। भाग 10 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 अनुच्छेद है। भाग 10 बढ़े रे बबुआ। चलो भाई भाग 10 चालू करते हैं। शेड्यूल एंड ट्रिबल एरिया। देखिए भाग 10 ये क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति। देखो भैया ये एरिया की बात किया है, याद रखिएगा, एरिया की बात किया है, जाति की बात नहीं कहा है। अनुसूचित एरिया की बात क्या है और एसटी की बात क्या है? इसमें कहीं भी एससी नहीं आया है, अनुसूचित जाति नहीं आया है, अनुसूचित जनजाति आया है। इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा, ससुरा अनुसूचित जाति कौन है, जनजाति कौन है, ये एक्चुअली आगे पढ़ना है। अभी यहाँ समझिए कि शेड्यूल्ड एरिया क्या चीज होते हैं सर, इसकी चर्चा अब आप बताइए। 243 तो 75 बार पढ़ा है, तो इसकी किस अनुच्छेद में चर्चा होगी? तो इसके लिए जो आर्टिकल आएगा, ससुरा आर्टिकल 244 आएगा। आर्टिकल 243 तो पढ़ा के थक गए, आर्टिकल 200 क्या आएगा? 44 आएगा। और 244 के साथ साथ 244 का क आएगा, मेनली 244 आएगा यार। यहाँ देखिए 244 और 244 का क क्या है कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे एरिया हैं जिन्हें सरकार ने अनुसूचित कर दिया। अब आपके दिमाग से उतर गया अनुसूचित क्या होता है, शेड्यूल कर दिया। जैसे हम अपने बैच में कुछ लड़कों को शेड्यूल कर दिए हैं, अनुसूचित कर दिए हैं कि ये पड़ोसी का है सब। उनके कमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि पता है कि साले आएंगे तो गरिया के जाएंगे, उल्टे सीधे होते हैं। तो हमने उन्हें क्या कर दिया, एक अलग लिस्ट बना दिया है। उस लिस्ट का नाम क्या है? पड़ोसी की औलाद, है कि नहीं? हम उसको अलग डिजाइन से ट्रीट करते हैं। बात समझिए, हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, वो ससुरे सुधरबे नहीं करेंगे। तो संविधान में भी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि कुछ एरिया को, ऐसे एरिया जो बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं, अगर आप उन्हें सुधारिएगा तो बुरा मान जाएंगे।
तो उस एरिया को आप शेड्यूल्ड कर दीजिए, अनुसूचित कर दीजिए, और अपने आईएएस अधिकारी, डीएम, एसपी, कमिश्नर सबको आदेश दीजिए कि इस एरिया में जाओगे तो तुमको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, वहाँ हिंदुस्तान का नियम नहीं लगेगा। अब आप बताओ, अगर हम गले में आदमी का कंकाल लेके घूमेंगे, तो जब पुलिस हमको उठा ले जाएगी, जो मर्डरर है, ये जिहादी है, कंकाल जिहाद कर रहा है, खान साहब जिहादी घोषित कर देगा, कंकाल लेके घूम रहा है। लेकिन वही नागालैंड के लोग, आसाम के लोग कंकाल लेके पूजा करते हैं, कोई दिक्कत होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको स्पेशल अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, और यह संविधान यह अधिकार देता है भाग 10 के तहत कि कुछ ऐसे एरिया हैं, इसके लिए हम लोगों ने एरिया को स्पेशलाइज किया है। कहाँ कहाँ पर? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको स्पेशलाइज कर दिया है। और इन एरिया को हम लोगों ने रखा है अनुसूची 5 में। अनुसूची कितना में है भैया? 5 में। अनुसूची बोला जाए, अनुसूची 5 क्या चीज़ है भैया? अनुसूची 6 है, सॉरी। इसमें किस चीज़ की चर्चा है आप बता सकते हैं? 5 और 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए ध्यान से देखिए, पहले नक्शा के हिसाब से समझ जाइए पहले, उसके बाद समझिएगा आखिर ये असम, मेघालय क्या है सब। कहाँ भैया, आ जाओ। 5 और 6 अनुसूची के बारे में देखिए, ये असम है, उसके सॉरी, ये असम है, उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो ये मेघालय है, उसके नीचे त्रिपुरा, उसके नीचे मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन सबको के लिए अलग से क्या है? प्रावधान किया गया है हमारे भाग में। भाग संख्या किस में बोला गया है इसके बारे में देखिए ध्यान से। भाग संख्या कहता है 44। 44 क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति। तो अनुसूचित क्षेत्र कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और यहाँ जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। वो अनुसूचित तो अलग से पढ़ाएंगे 5 और 6, वो भी इसी से संबंधित है, पूर्वोत्तर राज्य के इससे। तो आप बताएंगे क्या यहाँ पर भारत का हर एक कानून लगेगा? नहीं लगेगा। भारत का यहाँ हर एक कानून नहीं लगेगा, क्योंकि उन लोग का है वो एक जनजातीय क्षेत्र के। आज भी वो लोग, वहाँ की कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो मतलब समझिए कि आप पुराने ज़माने में आदिमानव की तरह ही जीना पसंद करती है। वहाँ पर आज भी लोग आदिमानव की तरह जीना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी अर्धनग्न रहती हैं। तो उन लोगों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति ने उन्हें क्या कर दिया गया है? शेड्यूल्ड कर दिया गया। क्या इसमें एससी आते हैं? याद रखिएगा, इसमें एससी नहीं आते हैं। इसमें कभी भी एससी नहीं आएंगे। अनुसूची पूरा पढ़ाइए ना सर, बकुलोलवा, अनुसूची आएगा तो पढ़ाइबे करेंगे। ब्रह्मचारी रक्षा मंत्री तो कुछ ज्यादा कूदता है। ये क्या कर रहा था? कोई भी खान सर का बुक मत खरीदना। ब्रह्मचारी रक्षा मंत्री बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? ये बोल रहा था ब्रह्मचारी कि कोई भी खान सर का बुक मत खरीदना। ये बात बताओ, तोरा बोलना से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि हमरे बोलने से? नहीं ना। लेकिन तू परिचय दे देता है कि हम किसके लिए हैं। मतलब बताओ, अपना परिचय जरूर देता है। कल के बैच में कह रहा था कि कोई भी खान सर का बुक मत खरीदना। मत खरीदो यार, हमरा लॉस होगा। हाँ, मतलब हमको लॉस होगा। तुम देख रहे हैं इंडिया लेवल पे बुक का शॉर्टेज है। 6 लाख का 6 लाख बुक खत्म हो गया। ये कैंपेनिंग करने चला है। हल नाम लिख ले, ब्रह्मचारी रक्षा मंत्री। कल कह रहा था कोई भी खान सर का बुक मत खरीदो, बाइकआउट करो। इस सब को हम अलग शेड्यूल में रखे हैं। खैर छोड़ो, हटाओ, यहाँ पे आगे आते हैं। तो अनुसूचित, अब देख, क्या भारत का जो संविधान हम लोग के लिए लागू होता है, जो नियम कानून हम लोग के लिए लागू होता है, क्या वो अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों पे लागू होगा? नहीं लागू होगा। बाबुआ ध्यान से समझियो, क्या वह नियम
पूरे आसाम में लागू होगा? नहीं। याद रखो, यहां दो बातें बोला है, वह अनुसूचित क्षेत्र होना चाहिए और उस अनुसूचित क्षेत्र की वह जनजाति होनी चाहिए। यानी असम में अगर आप बैठे हैं और असम में आप एक अच्छे जनजाति से हैं, मान के चलिए जो डेवलप है, तो आप पर यह नियम लगेगा। आप मारेंगे तो हमारे पे भी नियम लग जाएगा। हम लोग तीर धनुष लेके चलेंगे, ससुरा जेल चल जाएंगे, मर्डर करने निकला है। लेकिन ये उन जनजातियों पे लागू नहीं होता है, मारियो देता है, सब बहुत खतरनाक होता है वो जनजाति। तो वो क्षेत्र भी होना चाहिए। साथ क्या असम मेघालय या त्रिपुरा की जितनी जनसंख्या है उन सारे लोगों पर भारत का पूरा कानून लागू नहीं होता है, या इन चारों राज्यों में से केवल कुछ खास जनजाति हैं उन पर? आप बताइए। यो कह रहा है सर धान के खेत में खरपतवार होता है ना, वैसे ही है सर। हाँ बाबू, समझ रहे हैं। पूरे पे लागू होगा? नहीं रे बबुआ, पूरे पे लागू नहीं होगा। असम कुछ खास जनजाति पर लागू होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखो, ये जो राज्य है मेघालय, इस मेघालय राज्य में एक जनजाति रहती है मीकीर। ये असम में भी पाई जाती है, मेघालय में भी पाई जाती है, दोनों में है। जैसे आप कैसे देखिएगा, संथाल लोग झारखंड में भी पाए जाते हैं, बट बिहार से सटा है तो उसमें भी पाए जाते हैं। पहले झारखंड बिहार तो एक ही में थे, सन 2000 में तो अलग हुआ है वहाँ पे। अब ऐसा थोड़ी होता है यार कि कोई जो जनजाति मध्य प्रदेश में है, केवल मध्य प्रदेश में, उससे सटे हुए राज्य में भी थोड़ी बहुत पाई जाते हैं। तो वैसे ये मिकीर, अब आपको पता है मिकीर जनजाति में क्या होगा? आप कहीं भी जाते होंगे तो आप अपना एड्रेस में क्या लिखते होंगे? सन ऑफ। आप किसके मतलब बेटे हैं, आप अपना नाम लिखते होंगे, फिर सन ऑफ लिखते होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर पड़ोसी के हैं तो पड़ोसी वाला लिखते होंगे। बात समझिए, ये सन ऑफ लिखते हैं ना। आप कहीं पे भी अपना पोस्टल डिलीवरी करते हैं या कोई चीज़ मंगवाते हैं तो आप अपना नाम लिखते होंगे, फिर सन ऑफ लिखते होंगे। लेकिन ये मिकीर जनजाति वाले कहते हैं कि ना, बाप जन्म दिया है, जन्म तो माँ दी है, बाप कौन सी किया है? बाप जन्म नहीं दिया है। समझ में आएगा ही नहीं आएगा? जन्म तो माँ ने दिया, और रियल में माँ ही तो ज्यादा पाली रहती है। माँ क्या होती है? ज्यादा पाली रहती है उसको। तो अगर इस तरह से देखेंगे मानवता के हिसाब से तो माँ का ज्यादा अधिकार हो जाता है। वो अलग बात है कि बायोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो दोनों का अधिकार बराबर है, बट ऐसे तो जो है, तो इन लोग का कहना है कि नहीं, बाप 9 महीने पेट में थोड़ी रखा है, माँ ने 9 महीने रखा है। उसके बाद भी माँ उस बच्चे का लेट्रिन, पेशाब, पैखाना सब साफ करती है, बाप नहीं करता है। इसलिए ये लोग माँ को वैल्यू देते हैं और मदर ऑफ लिखते हैं, सन ऑफ और डॉटर ऑफ, यानी ये माँ का नाम लिखते हैं, माता का नाम। अब किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आप एसएससी का फॉर्म भरते होंगे या किसी चीज़ का फॉर्म भरते होंगे तो ज़्यादातर में आपके पिता का नाम पूछता है, नहीं तो दोनों का नाम पूछता है। ऐसे देखें कि नहीं देखें? लेकिन वहाँ का स्पेशली है, वहाँ अगर कोई डीएम में एसपी को भेजा जाएगा ना तो उससे कहा जाएगा कि किसी बच्चे को बुलाना और पिता का नाम मत पूछना, ना तो भड़क जाएगा, 1-2 लाख दे देगा तोरा, माता का नाम पूछना। तो ये जो रूल है, रेगुलेशन हमारे देश के हैं, वो वहाँ पर 100% आप नहीं थोप सकते। आप उस नियम को 100% नहीं थोप सकते, लेकिन याद रखना चाहिए कि वह क्षेत्र भी अनुसूचित होना चाहिए और जाति भी होनी चाहिए। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, यही मीकीर जनजाति अगर उठ के दिल्ली आता है तो क्या इस पे नियम, क्या वो छूट इसको दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। भाई साहब, आप भले अपनी जनजाति के हैं, लेकिन आप वो अनुसूचित क्षेत्र में नहीं हैं। ये प्रिविलेज, ये सुविधाएं, ये छूट ऐसे जनजातियों को उन्हीं के जो अनुसूचित क्षेत्र है उसी के बीच मिलना चाहिए, अदरवाइज में नहीं मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़े। हाँ, अपने क्षेत्र में ही मिलता है। वेरी गुड। कहाँ मिलेगा भैया? वो अपने क्षेत्र में ही मिलेगा। तो अनुसूचित जनजाति जाति के बारे में आप समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। भाग 10 बहुत सिंपल है यार, ये केवल अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं के बारे में बताता है। विशेष सुविधा के बारे में, जैसे हम आपको बताते हैं, हमारी ज़मीन है,
हमारी ज़मीन को अगर सरकार चाहे तो हमारी ज़मीन हमसे छीन लेगी, कहेगी खान सर आपका स्टूडियो तोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर हम इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन बनाएंगे, GSLV Mark 5 दाएँ दे, आप ये ज़मीन दे दीजिए, नहीं तो उसी रॉकेटवा के साथ बांध के उड़ा देंगे आपको भी। लेकिन ये नियम यहाँ नहीं लगता है। अगर कोई जनजाति क्षेत्र है, वो किसी पहाड़ पर रहते हैं, आप सोचेंगे उस पहाड़ पर हिल स्टेशन बनाए, मेट्रो बनाए तो तूर के गिरा देगा सब मेट्रो। हमारा संविधान का अनुच्छेद 10 कहता है कि भैया आपके लिए, आप सभ्य लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, आप पूरा हिंदुस्तान में बनाइए, लेकिन वो जो जनजाति हैं जो अभी भी आदिमानव की तरह रह रहे हैं, वो किसी खास पहाड़ी को भगवान मानेंगे, वो अलग टाइप के। जैसे आप देखिए ना, अंडमान निकोबार में सेंटेनियल, अंडमान निकोबार में कौन सा सेंटेनियल है। अब वो सेंटेनियल लोग जो हैं वो एकदम मंगरैला के जैसा होता है, काला काला एकदम भयानक, जिसको सेंटेलीज बोला जाता है, सेंटेलीज। सेंटेलीज आइलैंड, वो अंडमान निकोबार में सेंटेलीज आइलैंड। देखिए सेंटेलीज आइलैंड के लोग को दिखाइए, दिखा रहे भाई। सेंटेलीज जो लोग होते हैं पूरा का पूरा काले काले होते हैं सर। इसके बारे में किसी को कोई अभी तक जानकारी नहीं है सेंटेलीज को। ये अनुसूचित क्षेत्र में देखिए, अब आप इनको देखिए, अंडमान निकोबार में एक जगह है सेंटेलीज, वहाँ की जो जनजाति है उसका नाम है सेंटेलीज जनजाति। वो अभी भी नंगे नंगे रहता है, ऐसे देखिए पूरा मंगरैला की तरह रहेगा, एकदम भयानक काला काला, यहाँ पे तीर धनुष लेके रहता है सब। अब ये लोग की इतनी अजीब है कि एक आइलैंड द्वीप है छोटा सा अंडमान निकोबार में, इनकी संख्या लगभग 40 से 50 के बीच में है, एक के परिवार है सब इन सब। आई एकदम नंगे रहता है ऐसा काला काला मंगरैला के जैसा। और